हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ई गवर्नेंस टॉपिक और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये ई गवर्नेंस। और लगभग हर एक जो आपके स्टेट पीसीएस सर्विसेज हो या फिर आपके यूपीएससी के पेपर्स भी उठाकर देख लो, आपके ई गवर्नेंस के टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं बिकॉज इट इज़ ए बर्निंग टॉपिक एंड हमेशा ये हाईलाइटेड रहती है, हमेशा ये अपडेटेड होती रहती हैं। गवर्नमेंट नए नए स्कीम से लेकर आती हैं ई गवर्नेंस को लेकर। और वैसे भी डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की बात करें तो ई गवर्नेंस एक बेटर रोल प्ले करता है फॉर इफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज। जैसे एग्जांपल की बात करें तो आप बहुत सारे डिजिटल सर्विसेज अवेल कर रहे होंगे ऑनलाइन, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के सर्विसेज हो या फिर आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज हो। एक प्रॉपर एग्जांपल बोले तो उमंग ऐप की बात कर लो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वोटर आईडी में कुछ अपडेशन करना है तो आप कर सकते हो। ये सब एग्जांपल है आपका डिजिटल सर्विसेज का या फिर ई गवर्नेंस का। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपका जो सिटीजन्स होते हैं उनका एम्पावरमेंट होता है। ठीक है, साथ ही साथ आपकी डिग्निटी बढ़ती है, अलोंग विथ जो ट्रांसपेरेंसी है वो देखने की मिलती है। आप कोई इन्फॉर्मेशन आरटीआई के माध्यम से मंगवा सकते हो तो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, गवर्नमेंट और अच्छे से डिलीवरी ऑफ सर्विसेज करने का प्रयास करेंगे। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स हमने वैसे भी देखी थी ई गवर्नेंस के टॉपिक को जब हम पढ़ा रहे थे। ठीक है, और आज हम उसी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोगों ने बेसिकली केस स्टडी तक कवर किया था कि किस प्रकार से जो आपका तेलंगाना में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है वो सिटीजन्स को एम्पावर कर रही है। ठीक है, जैसे आपको कोट भी कर सकते हो एग्जाम्पल में मी सेवा पोर्टल, जो लगभग 550 सर्विसेज को इंटीग्रेट करता है अपने प्लेटफॉर्म पर, और ये सारे सर्विसेज डिजिटली डिलीवर किए जाते हैं सिटीजन्स को। तो आप सोचो कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी। इसी प्रकार से अगर लगभग ऑल द स्टेट्स ई गवर्नेंस सर्विसेज को इंटीग्रेट कर पाते हैं, ठीक है, तो फिर सिटीजन्स के लिए काफ़ी बड़ी बात होगी। अलोंग विथ एक प्रकार से जो आपका मिडिल मैन वाला इश्यू रहता है कि इन सब सिचुएशन में क्या होता है कि मिडिल मैन पैसे ऐंठते हैं जनता से जो अवेयर नहीं होते हैं, तो इस प्रकार की सिचुएशंस कम होगी और साथ ही साथ सरकार की भी बचत होगी। जैसे कंटेक्स्ट में हमने एग्जाम्पल भी डील किया था कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो सिस्टम लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, इससे गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ रुपए सेव किए थे एनुअली। ये जो आपका सब्सिडी दी जाती है गैस सिलेंडर वाली, उससे रिलेटेड में मैंने आपको डाटा बताया था। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा। साथ ही साथ आप देख लो जो आपका आधार सिस्टम को ले लो आप। ठीक है, तो ये सब है। यूपीआई को ले सकते हो, किस प्रकार से रिवोल्यूशनाइज किया है आपका पेमेंट सिस्टम को। तो डिजिटल सर्विसेज, ई गवर्नेंस सर्विसेज का एग्जांपल ऐसे आप दिमाग में याद रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट अपने जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम सब, वो सब भी अब ऑनलाइन आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनको दिक्कतें नहीं आती है, फॉर्म फिलअप करने में आसानी से वो घर बैठे ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं फॉर्म्स को, है ना। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स हैं, तो ये हमने देखा था। और दीक्षा ऐप के बारे में भी आपने सुना होगा, है ना, दीक्षा पोर्टल, दीक्षा ऐप, जहाँ से आप कंटेंट एक्सेस कर सकते हो, डिजिटल एजुकेशनल कंटेंट एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने सब देखा था। तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जो हमने डिफरेंट डायमेंशंस कवर की है उस एंगल को हमने बताने का कोशिश किया है। तो बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड अपने फ्रेंड सर्कल में स्प्रेड करिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने अगले टॉपिक से, डेथ बाय डिजिटल एक्सक्लूजन। तो हमने तो अभी तक पॉजिटिव्स के बारे में हमने देखा। ठीक है, अब कुछ जो इश्यू निकल कर आती है जब भी हम ई गवर्नेंस की बात करेंगे वो होगा आपका डिजिटल एक्सक्लूजन। डिजिटल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है?
डिजिटल एक्सक्लूजन सिंपली मीन जो सर्विसेज डिजिटली मिल रही होती हैं, ठीक है, बहुत सारे बेनिफिशियरीज को नहीं मिल पाती हैं, उसको हम डिजिटल एक्सक्लूजन कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बताएं, लेट से कि एक ऐसा सिनेरियो लेते हैं जहां पर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च किया, ठीक है। अब उस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना लेट से कि मैंडेटरी है ऑनलाइन, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत सारे बेनिफिशियरीज रजिस्टर नहीं हो पाते हैं। हो सकता है उनके पास वैलिडेटेड डॉक्यूमेंट ना हो सकता है वो बंदा उस लोकेशन पर ना हो जहां पर उन सर्विसेज का, उन स्कीम का रजिस्ट्रेशन हो रहा हो। बहुत सारी इश्यूज आती हैं, जैसे आपका राशन कार्ड बनने की ही बात कर लो, तो ये सिस्टम लेट से कि ऑनलाइन कर दिया गया है राशन कार्ड बनाने वाली प्रक्रिया। अब बहुत सारे जो व्यक्ति हैं उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं हो पाते सो दैट उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो। तो ऐसे में क्या होता है कि वो लोग बेनिफिट से बाहर हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है, जब ये पूरर सेक्शंस इनको ये जो बेसिक नीड्स वाली बेनिफिट्स नहीं मिलेंगी तो इनके कारण आपका डेथ हो सकता है, पॉवर्टी, हंगर, ये सब बढ़ सकती है। जैसे केस स्टडी की भी बात कर ले तो झारखंड में बहुत सारे जो बेनिफिशियरीज है उनको फूड नहीं मिल पाया, डिनाई कर दिया गया फूड देने से अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम आपको ही पता है। इसके तहत फूड डिलीवरी प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडाइज रेट पर, है ना, एट द आउटलेट्स। तो डिजिटल सिस्टम की तरफ ये जो आपका पीडीएस जा रहा था, तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे बेनिफिशियरीज रजिस्टर करवाना छूट गए। तो ऐसे में उनको फूड एसेसिबिलिटी नहीं मिल पाई, क्योंकि जब तक रजिस्ट्रेशन होगा नहीं, जब तक वेरिफिकेशन आइडेंटिटी होगी नहीं, तब तक उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो जो राइट टू फूड एक्टिविस्ट है झारखंड में, उन्होंने लगभग 20 डेथ्स के बारे में बताया बिटवीन सितंबर 2017 एंड जून 2019 ड्यू टू द हंगर एंड मालन्यूट्रिशन, बिकॉज पीडीएस सिस्टम में इरेगुलरिटीज देखने की मिली थी। क्यों इरेगुलरिटीज देखने की मिली थी? बिकॉज जो बेनिफिशियरीज हैं वो डिजिटली रजिस्टर नहीं कर पाए, या फिर जो डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड करने थे या फिर वेरिफिकेशन होना था वो नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये सब निकाल कर आता है। जैसे आप देख सकते हो क्या इरेगुलरिटीज है, डिलीशन ऑफ द राशन कार्ड, है ना, ये भी हो सकता है कि भाई साहब हम ऑफलाइन से ऑनलाइन जा रहे हैं तो बहुत सारे राशन कार्ड जो हैं वो छूट गए, उनको अपडेट नहीं किया गया प्लेटफॉर्म पर। उसी प्रकार से प्रॉब्लम इन लिंकिंग राशन कार्ड्स टू आधार, बहुत बार समस्या आती है, टेक्निकल समस्या आती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की समस्याएं आ सकती है, ये सब चीज़ें होती है। जैसे कभी कभी क्या होता है, फिंगरप्रिंट्स भी काम नहीं करता है कि नहीं है, तो ये सब दिक्कतें होती है। और इसके कारण कौन प्रभावित होगा? जो पुअरर सेक्शन है। एलोंग विथ बहुत सारे एक्टिविस्ट ये भी पॉइंट करते हैं कि जो आपका सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि पीडीएस बेनिफिशियरी, सो दैट उनको सब्सिडाइज रेट पर जो भी अनाज है वो मिले। तो इसमें भी फ्लो है, यानी कि घूस बेनिफिशियरीज इसमें ज़्यादा है, और जो आपके ओरिजिनल बेनिफिशियरीज होने चाहिए उसमें बहुत सारे को एक्सक्लूड कर रखा है, ठीक है। यूं कह सकते हैं कि प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर अपडेशन ऑफ दिस डाटा नहीं हो पाई है, प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हो पाई है, तो दीज आर फॉल्टी, आउटडेटेड, इसके कारण आपका ये सब इश्यू निकल कर आती है। तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पर केस स्टडी में ये बोला गया प्रॉब्लम्स विदाउट इंटरनेट, क्लियर से कि इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो क्या समस्याएं निकल कर आती है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी आपका सर्विसेज उसको इंटरनेट से लिंक कर दिया जाए और अगर वहाँ पर इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो सर्विसेज आप अवेल नहीं कर पाओगे, है कि नहीं है। जैसे फूड ग्रेन एज वेल एज अदर इसेंशियल प्रोडक्ट्स अगर ऑब्टेन करना है झारखंड में पीडीएस के माध्यम से, तो बेनिफिशियरीज को कुछ क्राइटेरिया मेंटेन करने की जरूरत है, फुलफिल करने की जरूरत है। पहली बात तो राशन कार्ड चाहिए, और दूसरी बात आधार कार्ड, यानी कि राशन प्लस आधार। ये काफ़ी ज़्यादा डिबेट में रहा है ना, बिकॉज कोशिशें की जा रही थी कि राशन कार्ड को लिंक कर दिया जाए आधार कार्ड से टू अवॉइड द घूस बेनिफिशियरीज, ठीक है। तो झारखंड में यही कुछ नियम है कि राशन कार्ड चाहिए और आधार कार्ड चाहिए। उसके बाद क्या है कि जो राशन कार्ड होने चाहिए और आधार कार्ड के नंबर्स होने चाहिए वो लिंक्ड होने चाहिए, ठीक है।
तो ये बात है। तो मैंने आपको बताया बहुत सारे बेनिफिशियरीज इस सिस्टम को लिंक ही नहीं कर पाए, तो वो तो पहले एक्सक्लूड हो गए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो भी आपका राशन शॉप्स है झारखंड में, वहाँ पर जो डिलीवरी की जाती है अनाजों की, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन से होता है। अब ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन होता है, एक प्रकार से यूँ कह सकते हो कि वेरिफिकेशन मशीन होता है, जो बायोमेट्रिक्स को वेरीफाई किए जाते हैं ताकि आपको आइडेंटिफाई किया जा सके और आपको सर्विसेज मिले, जो भी अनाज मिलते हैं तब जाके मिले। लेकिन इसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, बिकॉज ये तो आपका सर्वर से कनेक्टेड रहता है। अगर मैच किया आपका बायोमेट्रिक्स तो ठीक, नहीं किया तो फिर आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि लेट से इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, अब इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो ये आपका बेनिफिट्स नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इन सब के कारण भी कहीं ना कहीं जो पुअरर सेक्शन है वो फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। ठीक है, और इसके कारण कभी कभी डेथ भी देखने को मिल जाता है, जैसा हमने रिपोर्ट में देखा, राइट टू फूड एक्टिविस्ट ने जो रिपोर्ट निकाली है। ठीक है, तो हमें लगता होगा कि ये सब सिचुएशन नहीं होती होगी, लेकिन क्या पता ये हो भी सकती है। ठीक है, तो स्टेप्स क्या ली गई हैं? तो पहली बात तो देख सकते हो, एक्सेप्शन रजिस्टर को प्रोवाइड किया गया है, यानी कि जो भी राशन डीलर है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको एक्सेप्शन रजिस्टर रखने की बात की गई है। और इसमें उन व्यक्ति के नाम होंगे जिनके नेम बेसिकली यूं कह सकते हो कि डिजिटली अपडेट नहीं किया गया है या फिर लिंक नहीं हो सका है आधार कार्ड से। तो ऐसे में इस एक्सेप्शन रजिस्टर में उनके नाम दर्ज किए जाएंगे और तब जाकर उनको फूड ग्रेन मिल जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बेनिफिशियरी अछूता ना रह सके। ठीक है, और उसके बाद हंगर डेथ जो देखने को मिली है उस पर एक प्रोटोकॉल रखने की बात की गई है टू इन्वेस्टिगेट द हंगर डेथ। जैसे आपका इसमें डिस्ट्रिक्ट सर्जन हो, डिस्ट्रिक्ट सप्लाईज ऑफिसर हो, एज वेल एज कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ। तो ये बात निकल कर आती है। तो हमने देखा कि कुछ निगेटिव भी बातें निकल कर आ सकती हैं अगर जो भी गवर्नमेंट ई सर्विसेज देती है, और अगर वो ई सर्विसेज इंक्लूसिव नहीं हो पाता है, सारे बेनिफिशियरीज को कवर नहीं कर पाता है, तो इसके कारण बहुत सारे बेनिफिशियरीज एक्सक्लूड हो जाते हैं, जिनके कारण उनके लिविंग स्टाइल पर या फिर यूँ कह सकते हो कि लाइवलीहुड पर खतरा पैदा हो सकता है, बिकॉज ये सब बेनिफिशियरीज काफ़ी ज़्यादा पुअर होते हैं। ठीक है, तो जो भी बेनिफिट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उनको ये एसेस करते हैं और उनसे उनका जीवन का गुजारा चलता है, चाहे वो पेंशन स्कीम की ही बात क्यों ना कर लो। अब बहुत सारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको पेंशन के बारे में आइडिया भी नहीं रहती, तो वो सब्सक्राइब भी नहीं कर पाते। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि अगर वो प्रयास भी करते हैं पेंशन स्कीम्स का लाभ उठाने के लिए, तो फिर उनको प्रोसीजर नहीं पता, या फिर जो भी आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको हेल्प नहीं करते टू मेक देम रजिस्टर एंड गेटिंग देम द बेनिफिट्स। तो ये सब भी इशू निकल कर आती। तो कंक्लूजन में क्या बोला गया है कि अब जो है सिटीजन्स को एक प्रकार से कस्टमर और क्लाइंट्स के रूप में देखा जा रहा है रेदर देन बेनिफिशियरीज। इंटरनेट रेवोल्यूशन जब से आई है, नो डाउट इसने पावरफुल टूल का काम किया है फॉर डिलीवरिंग द वेरियस सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एज वेल एज सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी आप डिजिटल सर्विसेज या ई गवर्नेंस सर्विसेज की बात करते हैं तो वहाँ पर आपका वाइडर एसेसिबिलिटी होता है। वाइडर एसेसिबिलिटी यानी कि जैसे हम आपको अगर टीच कर रहे हैं तो रिमोट एरिया से भी बच्चे पढ़ सकते हैं और आराम से सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन में आपको पार्टिकुलर लोकेशन पर आना पड़ेगा। ठीक है, फिजिकल बुक एक्सेस करने पड़ेंगे तभी आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। आपको नहीं लगता कि एक प्रकार से एजुकेशन के सेंस में ये रिवॉल्यूशन है? ठीक है, घर बैठे व्यक्ति पढ़ सकता है। ठीक है, बड़ी बड़ी किताबें, ज्ञान वाली किताबें पढ़ सकता है, लर्न कर सकता है, स्किल पा सकता है, और उतना ही नहीं, अगर उसने सीख लिया तो वो कमा भी सकता है। ये तो मैं आपको साइट से अदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप सोच सकते हो काफ़ी बड़ा रिवॉल्यूशन है। और भारत में वैसे भी सर्विस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और सर्विस सेक्टर में इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट एसेसिबिलिटी, इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये बात है, इसलिए आपका
ई गवर्नेंस प्रॉपरली इवॉल्व होने की ज़रूरत है, डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी जो बेनिफिशियरी जो पीछे ना छूट सके। ये हमने देखा, ये हमने आर्टिकल कंप्लीट किया। अब चलते हैं इंटरनेट शटडाउन एंड ई गवर्नेंस के टॉपिक पर, क्योंकि आपने भी सुना होगा काफ़ी बार इंटरनेट शटडाउन की न्यूज़ आए थे। ठीक है, ये आपका मुद्दा थोड़ा सा पुराना है, 2-3 साल पुराना मुद्दा है, लेकिन इंटरनेट शटडाउन के फ्रीक्वेंट होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरफेयर किया। ठीक है, साथ ही साथ कुछ रूल्स भी लाए गए थे, तो उन सबको भी हम देखेंगे। और एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को तो इंटरनेट शटडाउन का कैपिटल भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है इंटरनेट शटडाउन और किस प्रकार से ई गवर्नेंस पर इफेक्ट करता है? तो ई गवर्नेंस पर इफेक्ट करता कैसे, ये तो आप समझ रहे होगे, बिकॉज इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो ई गवर्नेंस ऑपरेट कैसे होंगी विदाउट इंटरनेट, है कि नहीं है? तो इंटरनेट शटडाउन का डेफिनेशन की बात करें तो एक प्रकार से जानबूझकर इंटरप्ट कर देना इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन को, इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज को। ठीक है, जिसके कारण सर्टेन पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एरिया ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ एक्सेसिबिलिटी वो नहीं कर पाते हैं, है ना? जैसे ये जो आपका अग्निवीर योजना आई थी, तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था ऑल इंडिया लेवल पर। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं था वहाँ पर भी आपका इंटरनेट शटडाउन हो गया था, तो मैं आपको लेक्चर भी डिलीवर नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप सोचो कि कोई भी सिटी है वहाँ पर आपका इंटरनेट सर्विसेज बंद हो जाती है, तो वहाँ पर बैंक ऑपरेट करते हैं, वहाँ पर आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑपरेट करते हैं, डिजिटल इंस्टीट्यूशंस ऑपरेट करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बहुत सारे टेक्नोलॉजी रिसर्च होती है, तो वो सारी के सारी प्रभावित हो जाएंगी। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत होता है। साथ ही साथ बहुत सारे बिजनेस ऑपरेट करते हैं डिजिटली, है ना? तो वो सब कहीं ना कहीं आपके शट डाउन हो जाएंगे, और इसके कारण इकोनॉमिक लॉस तो होती है। ठीक है, तो ये हमने देखा। और जो आपके टॉप कोर्ट है यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने भी रूल किया कि जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है इंटरनेट एक्सेस पर बाय द गवर्नमेंट, वो टेम्पोररी होना चाहिए, लिमिटेड इन स्कोप होना चाहिए, और साथ ही साथ लॉफुल होना चाहिए, एज वेल एज नेसेसरी एंड प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही। ठीक है, ऐसा नहीं जैसे फॉर एग्जांपल एक एरिया है, एक डिस्ट्रिक्ट है, अब डिस्टर्बेंसेस अगर इस रीजन में और हम लगा दिए पूरी जगह पर इंटरनेट शटडाउन, तो इट इज़ नॉट प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट तब होता है जब यहाँ पर आपका इश्यू है तो यहीं पर इंटरनेट शटडाउन होता। ये बात निकल कर आती है। ठीक है, ताकि अदर जो आपके पर्सन है वो हार्म ना फेस करे। ठीक है, ये सब बात है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, टू एक्सेप्शंस एज पर द जजमेंट। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था इसमें दो एक्सेप्शंस की बात की गई थी। पहली बात तो ये कि जो इंटरनेट सस्पेंशन होगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में होगा, या तो पब्लिक इमरजेंसी हो या फिर आपका पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा हो। ठीक है, और दूसरा कि जो आपका लेजिस्लेटिव मैंडेटेड प्रीरिक्विजिट्स होने चाहिए फॉर रेस्ट्रिक्टिंग इंटरनेट एक्सेस, यानी कि एक प्रकार से प्रॉपर कानून हो इंटरनेट शटडाउन के रूल्स रेगुलेशंस को डील करता हो। ठीक है, जैसे जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने लॉ भी लाई है, हमने डिस्कस भी किया था, बेसिकली रूल्स लाई थी। एंड वैसे कहा जा रहा है कि ये जो आपके प्रोमिसेस है ये फुलफिल नहीं हुए हैं, बिकॉज आप देख सकते हो जब ये डिसीजन आया कोर्ट का तो पता चला कि इंडिया में इंटरनेट शटडाउन के केसेस और ज़्यादा देखने को मिले देन द ईयर प्रिसीडिंग इट। डाटा नहीं दिया गया है, सब्जेक्टिव है, बट अगर आपको डाटा मिलती है तो आप उसे कोट करिएगा रेदर देन आप इस स्टेटमेंट को लिखिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव हो जाता है ये बात। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इंडिया की जो इंटरनेट रेस्ट्रिक्शंस होती है, ठीक है, लेट्स से कि आपका ग्लोबल लेवल पर जो भी आपका रेस्ट्रिक्शंस होती है और उसके कारण जो भी ग्लोबल लेवल पर नुकसान होती है, उस नुकसान में भारत का कंट्रीब्यूशन 70% है। यहाँ पर आप देखिए इंडियाज इंटरनेट रेस्ट्रिक्शंस also accounted for more than 70% of the total loss to the global economy in 2020। यानी कि जो भी इंटरनेट शटडाउन हुए उसके कारण जो भी आपका इकोनॉमिक लॉस हुआ, ठीक है, 70% भारत की तरफ से कंट्रीब्यूट हुआ 2020 में। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी नुकसान हमें देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैटर।
और इंडिया इज नॉन फॉर द इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये तो हमने आपको बताया ही था। अब इम्पैक्ट क्या है इंटरनेट शटडाउन का, तो इम्पैक्ट आप भी समझ सकते हो। सबसे पहली बात तो फंडामेंटल राइट्स आर अफेक्टेड, है ना। मैसेजिंग नहीं कर सकते, टेलीफोन पर बात नहीं कर सकते, वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकते, ठीक है, न्यूज़ नहीं पढ़ सकते, तो इसी कारण फंडामेंटल राइट्स आर अफेक्टेड। आर्टिकल 19 स्पेशली, आर्टिकल 19 क्लाउज 1, है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जिसको हम कहते हैं। उसके बाद आर्बिट्रेरी एक्शन एंड नॉन कंप्लायंस, यानी कि जो एक्शन लिए जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आर्बिट्रेरी होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई नहीं करते गवर्नमेंट, ये सब बात है, ठीक है। उसके बाद अवॉइड कोर्ट रिव्यू, है ना। बहुत बार जो भी आपका इंटरनेट शटडाउन ऑर्डर है वो सडन होता है ना, बताकर नहीं कि हाँ हम 2 दिन पहले बता दिए इंटरनेट शटडाउन कर रहे हैं ऑल ऑफ सडन, तो इसके कारण इन डिसीजंस पर या इन मैटर पर जुडिशियल रिव्यू भी सही से नहीं हो पाती है, ठीक है। उसके बाद नॉन पब्लिकेशन ऑफ इंटरनेट सस्पेंशन ऑर्डर, इसके कारण आपका सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था वो कंप्लाई नहीं कर पाता है, ठीक है। एक प्रकार से कंटेम्प्ट प्रोसिक्यूशन, कंटेम्प्ट प्रोसिक्यूशन यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की अवमानना करना, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेजर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, यानी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए हैं इंटरनेट शटडाउन गाइडलाइंस को लेकर, उनकी समझ कहीं ना कहीं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पर्सनल में नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सब बातें, तो क्या की जानी चाहिए, व्हाट नीड्स टू बी डन, तो इसमें आपका वही बोला गया है कि जो भी आपका इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं रिगार्डिंग द इंटरनेट शटडाउन, तो उसको एक प्रकार से फॉर्मल रिकॉग्निशन की ज़रूरत है। फॉर्मल रिकॉग्निशन यानी एक तो कोडिफाई करके लॉ बना दो, या फिर यूँ कह सकते हो कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो भी आपके गाइडलाइंस है उनका, साथ ही साथ कंप्लायंस हो, एज वेल एज अवेयरनेस रेज किया जाए अबाउट द क्रिटिकल सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, बिकॉज इट अफेक्ट्स द सिटीजन्स राइट एज वेल एज लाइवलीहुड, बिकॉज बहुत सारे बिजनेसेस अटैच होते हैं। मैंने आपको बताया सर्विस सेक्टर आपका लगभग लगभग 62% है ना इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। तो ऐसे में जो भी आपका सर्विस सेक्टर इंटरनेट से चलते हैं तो बिजनेस उनका प्रभावित होगा, ठीक है। जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, है ना, उनके इनकम्स प्रभावित होंगे, और जाहिर सी बात है नेशनल इकोनॉमी को तो नुकसान होगा ही होगा। तो वही बात है, तो कंक्लूजन वही है कि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को। और अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को या यूनियन गवर्नमेंट को हमेशा प्रयास करने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से हम ये जो टैग लेकर रखे हुए हैं इंटरनेट शटडाउन कैपिटल का, उससे हम बाहर निकल सके और जो आपका डिजिटल इंडिया का पोटेंशियल है उसको फुलफिल कर सके। अब हम आगे डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के ही बारे में जानेंगे। तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये सब चीज़ें आपको क्लियरली से समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक एक टॉपिक मैं आपको डिटेल से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको गवर्नेंस में दिक्कत ना हो। एग्जाम्पल आप लाखों कोट करो, एग्जाम्पल जितना आप आइडेंटिफाई करोगे उतना सीखोगे, ठीक है। तो जल्दी से 4-5 एग्जाम्पल जो मैंने नहीं बताए ई गवर्नेंस के उसको आप बताओ, ठीक है। डिफेंस में भी इनका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, along with many other sectors। तो ये बातें हो गई। उसके बाद आप चलते हैं एनालिसिस ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। चीज़ें अच्छी लग रही है जल्दी से लाइक ठोकिए, ठीक है, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू मच ऑफ दीज कंटेंट्स इन द कमिंग डेज। नाउ वी टॉक टू द एनालिसिस ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। तो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का बेसिक ओवरव्यू पहले हम समझेंगे, ठीक है। पहले एक गिलास हम पानी पी लेते हैं, उसके बाद आपको चीज़ें एक्सप्लेन करवाते हैं, ठीक है। आप भी पी लो, आपको अच्छा लगेगा। देखो, जब भी हम डिजिटल सर्विसेज की बात करते हैं मैं आपको कॉमन पॉइंट्स बताता हूँ क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, तब आप चीज़ें आसानी से समझ जाओगे। आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लस इंटरनेट कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी में आपका अफोर्डेबिलिटी भी होता है, एसेसिबिलिटी भी होता है, और आपका रीचेबिलिटी भी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी में आपका सिटीजन जो है
उनको मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स ऑपरेट करने आता हो, गूगल से बात करने आता हो, ठीक है, एज वेल एज यूँ कह सकते हो कि जो भी बेसिक नॉलेज है कि कैसे इंटरनेट एक्सेस करते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं, उन सब की जानकारी। तो वो होता है आपका डिजिटल लिटरेसी प्लस डिजिटल स्किल। डिजिटल स्किल में क्या कर सकते हैं व्यक्ति, बेसिकली वो एक प्रकार से अपना रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, ठीक है, साथ साथ दूसरों को डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आजकल आप देख लो मेडिकल के क्षेत्र में भी डिजिटल सर्विसेज आ गई हैं, बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जो आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब कैसे संभव है, तो ये सब इसी पिलर पर संभव है जो हमने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही साथ स्किल, साथ ही साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है, और एक और जोड़ लो आप, वाइडर रीचेबिलिटी जो हमने आपको बताया। क्योंकि अब अर्बन एरियाज में ज़्यादातर ये सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं बिकॉज सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर अच्छे, लेकिन रूरल एरियाज में प्रोवाइड नहीं होते, रिमोट एरियाज में नहीं प्रोवाइड होते, हिमालयन एरियाज में नहीं प्रोवाइड होते। तो ये सब बैरियर्स हैं, ठीक है। तो अगर डिजिटल सर्विसेज को इंक्लूसिव बनाना है तो सबसे पहली बात तो ये होलिस्टिक एरिया कवरेज होना चाहिए कि जो भी आपका भारत है ना, जो भी आपका भारत है, ये जो आपका इंडिया है, पूरे इंडिया में सर्विसेज अवेलेबल हो सके, ठीक है, तभी इंक्लूसिव होगा, तभी आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट भी हो सकेगा भारत में डिजिटल सर्विसेज का। ये हमने आपको बेसिक ओवरव्यू बताया, अब चीज़ें आप आसानी से समझ जाओगे। जो आपका डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव लाया गया था, इसका एम क्या था, डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी हो, साथ ही साथ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी हो, एलोंग विद आपका जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो आपका डिजिटली एक्सेसिबल हो, चाहे वो एजुकेशन हो, ठीक है। लेकिन जो आपका आईसीटी बेस्ड प्रोग्राम्स है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम्स, वो वेराइटीज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑब्स्टिकल्स फेस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च डिजिटल इंडिया एफर्ट टू गारंटी कि जो भी सिटीजन है उनको गवर्नमेंट सर्विसेज मिले वाया द इंटरनेट। तो कैसे मिलेगा, ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करके, ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी जो मैंने आपको बताया, साथ ही साथ डिजिटली इम्प्रूव्ड करना होगा इंडिया को इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे अभी देख लो 5G टेक्नोलॉजी के मामले में भारत ने इंडिजिनियसली 5G टेक्नोलॉजी को बनाया है, तो बड़ा अचीवमेंट है। इससे क्या होगा कि एक तो ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्निशन भी तो मिलेगी, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो भी आपके सर्विसेज सेक्टर है जो आपका डिजिटली डिपेंडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पावर्ड होंगे, अलोंग विथ जो आपका आजकल सनराइजिंग सेक्टर है, जैसे आपका आई इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब हाई स्पीड इंटरनेट पर आधारित होते हैं। तो इन सब की भी मजबूती भारत में बढ़ेगी। एंड यहाँ पर आप देखो डिजिटल इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। एक तो आपका डेवलपमेंट ऑफ सिक्योर एंड स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ध्यान रखना सिक्योर जोड़ना जरूरी है, बिकॉज डिजिटल या डिजिटाइजेशन से साइबर सिक्योरिटी का खतरा लगा ही रहता है। तो एक आपको चैलेंजेज में ऐड भी करना है कि साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस रहते हैं, और आप देखते हो ना, बहुत बार आपने सुना भी होगा कि डेबिट कार्ड हैक हो गए, उसके पासवर्ड हैक हो गए, ठीक है, ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब आपका डिजिटल सर्विसेज के वीकनेस भी है, ठीक है। along with delivering digitally, along with ensuring universal digital living, यानी कि एक प्रकार से यूनिवर्सिबिलिटी का हो कि वाइडर एसेसिबिलिटी हो। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें डिजिटल इंडिया मिशन की, तक तो डिजिटल एम्पावरमेंट है, इसमें आप देख सकते हो जैसे वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आपका लॉन्च करना, ठीक है, फॉर द डिलीवरी सर्विसेज, along with ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द पेपर्स एंड सर्टिफिकेट्स। ये जो डिजी लॉकर आप देखते हो है ना, जो भी सर्टिफिकेट्स आप डिजिटली आते हैं, सेव हो जाते हैं। क्लाउड अवेलेबिलिटी, क्लाउड अवेलेबिलिटी मतलब समझते हो, जो भी डाटा है वो सर्वर में सेव होते हैं। जैसे आपका गूगल का क्लाउड स्पेस होता है, अमेजन का क्लाउड स्पेस होता है, ठीक है। जैसे गूगल ड्राइव आप सुनते होगे, वन ड्राइव आपका माइक्रोसॉफ्ट का है। तो क्या होता है कि डाटा आपके सर्वर में सेव हो जाएंगे, आप कहीं से भी एक्सेस कर सके वो, ये सब बातें होती हैं। अलॉन्ग विद डिलीवर एफिशिएंट गवर्नेंस, एफिशिएंट गवर्नेंस डिलीवर हो, ठीक है, और इससे आपका बिजनेसेस भी तो इम्प्रूव होंगे ना।
बिजनेसेस इंप्रूव होंगे, बहुत सारे बिजनेसेस जो ओनली इंटरनेट पर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिलाई करती हैं, वो धराधर भारत में आएंगी, है ना। जैसे बहुत सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं, ये भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये बात निकल कर आती है। साथ ही साथ टू क्रिएट ए डिजिटली इनेबल्ड कैशलेस इकोनॉमी, तो डिजिटाइजेशन होगा, जितना ज़्यादा डिजिटल पेनिट्रेशन होगा कैशलेस इकोनॉमी प्रमोट होगी, बिकॉज यूपीआई सब पे करते हो तो इंटरनेट चाहिए कि नहीं चाहिए। अब पता चला पेमेंट कर रहे हैं, पैसा ही अटक गया, स्पीड ही नहीं है, लगे पड़े हो, तो ये सब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ क्लाउड बेस्ड रिपोजिटरी हमने बताई दी आपको। लेकिन चैलेंजेज क्या एसोसिएटेड है डिजिटल इंडिया मिशन से रिलेटेड, तो चैलेंजेज है, पहली बात तो ये कि जो भी ई गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी मॉनिटरिंग और इवेल्यूएशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। यूँ कह सकते हो कि प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती है, और रेगुलेटरी मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण क्या होता है, डिले होता है प्रोजेक्ट में, ठीक है। और बहुत सारे माल फंक्शनिंग भी देखने को मिलते हैं। अलॉन्ग विथ लैक ऑफ इंटीग्रेटेड डाटाबेस, यानी कि जो भी आपके इंडियन रेसिडेंट्स हैं, है ना, जो भी इंडिया में रहते हैं व्यक्ति, उनका इंटीग्रेटेड डाटाबेस नहीं है, प्रॉपरली डेवलप नहीं है, ये बात निकल कर आती है। तो पता नहीं चल पाता कि गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्चुअल में मिल रही है, नहीं मिल रही है, कितने को मिल रही है, ये सब आपका मॉनिटर नहीं कर पाते हैं। उसके बाद लोकल लैंग्वेज मटेरियल, ये सबसे बड़ा इश्यू है, ठीक है। अभी क्या होता है, मैंने एग्जांपल भी दिया था माई गो प्लेटफॉर्म पर। माई गो प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट का है, वहाँ पर दो ही लैंग्वेज में एक्सेसिबल है, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश। अब जिनको ये दोनों लैंग्वेज नहीं आती है तो वो इन प्लेटफॉर्म का एक्सेस नहीं कर सकेंगे। चलो ये छोड़ो, कोई डिजिटल ऐप है, डिजिटल एजुकेशनल ऐप है, या फिर डिजिटल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वेबसाइट है, या फिर मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, ठीक है। अब वहाँ पर पता चला कि दो ही लैंग्वेज में अवेलेबल है डाटा, तो व्यक्ति नहीं पढ़ पाएगा, व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, तो हो सकता है उनको वो बेनिफिट्स का लाभ ना मिल पाए, जो जानकारी वो लेना चाह रहा था वो जानकारी ना मिल पाए। ये सब कुछ चीज़ें आती है, ठीक है। इवन वाट बहुत सारे व्यक्ति क्या होते हैं, जो भी इंटरनेट एक्सेस करते हैं, उनको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, तो वैसे भी बैरियर हो जाता है उनके लिए। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस, यानी कि अपडेटेड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस होने चाहिए। जैसे मनरेगा स्कीम के तहत जो पैसे डिसबर्स किए जाते हैं, जो भी मैकेनिज्म से, जो भी सॉफ्टवेयर से, उसी प्रकार का सॉफ्टवेयर सारे स्टेट्स को अपनाने की ज़रूरत है फॉर फंड ट्रांसफ़र। अलॉन्ग विथ साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को स्ट्रेंथन करो, ये तो हमने आपको बता ही दिया है। साथ ही साथ ब्यूरोक्रेटिक अपोजिशन, ब्यूरोक्रेटिक अपोजिशन ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, यानी कि जो आपके ब्यूरोक्रेसी हैं वो इस डिजिटल इंक्लूजन को अपोज करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर डिजिटल सर्विसेज आएंगी तो सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगी, हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो जॉब लॉसेस हो सकती है हमारी, ठीक है। तो इसलिए आपका ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। और जब कंप्यूटर आया था हमारे देश में, तब भी इसी प्रकार का जॉब लॉस के थ्रेट जो है वो हमें देखने के लिए मिली थी। लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ, मुझे लगता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी जॉब लॉसेस के लिए बैरियर नहीं होती है, ठीक है। वो बेसिकली जॉब क्रिएशन का जरिया भी हो सकती है। जैसे आप इंटरनेट की ही बात कर लो, ठीक है, तो कंप्यूटर आया, मोबाइल आया, उसके साथ इंटरनेट भी आया, इंटरनेट आया उसके साथ जॉब्स भी आए। देख लो डिजिटल सर्विसेज कितनी आसानी से, वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब्स कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये सब बात निकल कर आती है। उसके बाद आप अपनी राय बताओ, आपकी क्या राय है, बीच बीच में आप अपनी राय भी दो ताकि हम समझ सके। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होना जरूरी है, इस मुद्दे पर आपकी राय हमें चाहिए। उसके बाद आपका पूरा स्किल सेट्स है ना, व्यक्ति मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन चलाना नहीं जानते हैं, ठीक है, एज वेल जो भी सर्विसेज अवेल करनी है, हाउ टू अवेल दैट सर्विसेज नहीं पता, नॉलेज की कमी, कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत है, स्किल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। अदर रोड ब्लॉक्स मैंने आपको बताया, डिजिटल इलिटरेसी है, बैड इंफ्रास्ट्रक्चर है। बैड इंफ्रास्ट्रक्चर को आप ऐसे लिखना, वीक आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे मत लिखना, ठीक है। साथ ही साथ स्लो इंटरनेट, लैक ऑफ कोलैबोरेशन एमंग मल्टीपल मिनिस्ट्रीज, डाटा सिक्योरिटी, ये तो हमेशा से मुद्दा रहता है जिसके कारण साइबर हैकिंग सब होती है, ठीक है। और डिजिटल लिटरेसी की बात हमने कर ही ली है। अब डिजिटल लिटरेसी
अर्बन एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे, रूरल एरियाज में नहीं देखने को मिलेंगे। तो एक प्रकार से डिजिटल लिटरेसी तो दिक्कत है ही है, साथ ही साथ एसिमेट्री भी है, रूरल एरियाज वर्सेस अर्बन एरिया, जिसको हम कहते हैं डिजिटल डिवाइड। ठीक है। उसके बाद ई गवर्नमेंट रेडीनेस काफ़ी ज़्यादा पुअर है, यानी कि जो आपका ई गवर्नमेंट रेडीनेस है वो मेजर करता है कि कोई भी देश कितनी आसानी से ई गवर्नमेंट सर्विसेज को फॉलो अप कर सकता है, इसे बताता है। तो भारत में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है इस इंडेक्स में, बिकॉज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वीकनेस एंड ह्यूमन कैपिटल, बिकॉज ह्यूमन कैपिटल भी तो चाहिए जो आपका स्किल हो। तो रिफॉर्म्स क्या रिक्वायर्ड की ज़रूरत है, तो वही बात है भाई साहब, धड़ाके से इन्वेस्टमेंट करिए भारत नेट प्रोजेक्ट में। भारत नेट प्रोजेक्ट आपको ही पता होगा, हमने इस पर बार बार चर्चा की थी करंट अफेयर सेशन में। इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का प्लान है ब्रॉडबैंड के माध्यम से अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, अभी भी ये पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया है ना, हालांकि इसकी डेडलाइन टाइम टू टाइम एक्सटेंड ही की गई थी। साथ ही साथ इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी करने की जरूरत है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन इनटू द गवर्नेंस सिस्टम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होगा कि आपको छोटे मोटे कुछ प्रॉब्लम्स आए, ठीक है, तो ये एआई चैट बॉक्स आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगी। ठीक है, तो ये सब भी चीज़ें हैं, जैसे कोई जानकारी लेनी है, जैसे आरटीआई के तहत कुछ छोटे मोटे जानकारी लेने हैं, तो ये आपके एआई चैट बॉक्स भी मदद कर सकते हैं उसमें। ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स में वही है, डाटा प्राइवेसी लॉ लेके आने की ज़रूरत है, हालांकि इसको तो गवर्नमेंट ने खारिज कर दिया है, हटा दिया है, डाटा प्रोटेक्शन बिल जो आया था आपका, जिसने रिकमेंड किया था बीएन श्री कृष्णा कमेटी ने। ये श्री कृष्णा कमेटी जरूर याद रखना है। उसके बाद सेकेंड एआरसी जो आपकी हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, उन्होंने कम्प्रिहेंसिव ई गवर्नेंस लॉ की बात कही थी। इसको याद रखना, जो आपका एआरसी रिपोर्ट में कुछ कुछ रिकमेंडेशन आते रहते हैं, तो वो अगर मेंशन करोगे तो टीचर को लगेगा कि हाँ भाई साहब बंदा पढ़ा है एआरसी रिपोर्ट के बारे में, और एआरसी ने रिकमेंड दी है, मतलब क्या एक्सपर्ट्स ने रिकमेंड दी है, ई गवर्नेंस लॉ होनी चाहिए। साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी को प्राइवेटाइज नहीं, प्रायोरिटाइज करो। ठीक है, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ते इंटरनेट पेनिट्रेशन से तेज हो रही हैं, along with raising awareness and communications। ये सब तो बात है ही है, जैसे वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में सर्विसेज ऑफर कर सकते हो ताकि रेसिडेंट्स कोई भी लैंग्वेज बैकग्राउंड से हो वो एक्सेस कर सके, एज वेल एज मीटिंग द ग्राउंड एम्बिशंस एंड नीड ऑफ टैक्स सेवी इंडिविजुअल्स भी टैक्स सेवी हो। ठीक है, ये सब हमने देखा। तो कंक्लूजन में वही है कि जो सक्सेस है डिजिटल इंडिया का, वो क्रूशियल एलिमेंट होगा अगर हम कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज आज का वर्ल्ड जो है डाटा का वर्ल्ड है। ठीक है, डिजिटल सर्विसेज का वर्ल्ड है। जो भी आप सर्विसेज आजकल देखते हो, ऑनलाइन आप एक्सेस करते हो, वो सब कहीं ना कहीं संभव हो सका है बिकॉज ऑफ ऑल आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर। और इससे आपका सोशल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ता है। कैसे आपका सोशल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ता है, आप हमें बताना। इस पर एक अच्छा पॉइंट बन सकता है, किस प्रकार से जो आपका डिजिटल इनिशिएटिव है या फिर आपका इंटरनेट इनिशिएटिव जो भी है, आपका सोशल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करता है, बताओ। उसके बाद पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, गवर्नेंस, सर्विस डिलीवरी, इफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये हमने यहाँ तक डिस्कस किया। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड। ये सारे इश्यू हमने ब्रॉडर तरीके से डिस्कस किए। मैं पढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हो पूरा कलर कर देते हैं, है कि नहीं। तो सबका आदत होता है, मेरा भी आदत है सबको कलर कर देने का, एकदम रंगीन रंग बिरंगा बना देने का। आपको बस चीज़ें समझ में आ रही है, मेरा ये कंसर्न रहता है। ठीक है, इसलिए मैं तरह तरह का आपको एग्जाम्पल्स देते रहता हूँ। तो उसके बाद हम चलते हैं डिजिटल सॉवरेनिटी की तरफ। सबसे पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए डिजिटल सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, सॉवरेनिटी का क्या मतलब होता है। हमने प्रियम्बल में चीख चीख कर सॉवरेनिटी के बारे में आपको बताया है। ठीक है, एज वेल एज आपका जो भी की टर्म्स है, रिपब्लिक या फिर आपका लिबर्टी, सेकुलरिज्म, रीजनलिज्म वाला टॉपिक सोसाइटी में हमने बताया था आपको। तो साथ ही साथ आप पॉलिटी के जो मेरे नए लेक्चर्स है उसे भी देखिए, क्योंकि उसको काफ़ी कम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आपका उसमें प्रीलिम्स भी कवर हो जाएगा, मेंस भी कवर हो जाएगा, और आराम से आप आंसर राइटिंग भी कर सकते हो।
ठीक है, तो ये हमने शुरू करना है डिजिटल सॉवरेनिटी के बारे में। तो जब हम सॉवरेनिटी की बात करते हैं इसका मतलब होता है संप्रभुता। ठीक है, सिंपल सेंस में अगर हम बात करें, जैसे हम बोलते हैं इंडिया इज ए सॉवरेन नेशन। ठीक है, तो सॉवरेन यहाँ पर मतलब ये रेफर करता है कि भारत जो भी डिसीजन लेगा, ठीक है, अपने डोमेस्टिक अफेयर्स में चाहे आपका फॉरेन रिलेशन के अफेयर्स में, तो वो बेसिकली इंडिपेंडेंट डिसीजंस होगा, दैट विल बी नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी कंट्रीज प्रेशर और एनी कंट्रीज इन्फ्लुएंस। तो जो भी भारत डिसीजन लेगा वो बेसिकली स्वतंत्र रूप से भारत की डिसीजन होगी, इसमें किसी दूसरे देश का प्रभाव नहीं चलेगा। ब्रिटिश काल में वी वेर नॉट सॉवरेन, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो वी बिकम सॉवरेन, सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो भी है, एंड हम अपने फैसले खुद लेते हैं, इंडिपेंडेंट तरीके से लेते हैं, विदाउट द प्रेशर ऑफ एनी अदर नेशन। ठीक है, हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, हमारी अपनी टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी, हमारी अपनी डिफेंस पॉलिसी है। क्या रिप्रेजेंट करता है ये? इंडिया सॉवरेनिटी। ठीक है, तो डिजिटल सॉवरेनिटी मतलब क्या हुआ कि भाई साहब देयर विल बी एन एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द स्टेट कि वो अपने डिजिटल नेटवर्क्स को किस तरीके से मैनेज करती है, किस तरीके से डिजिटल सर्विसेज रेगुलेट करती हैं, सो दैट उनके नेशनल इंटरेस्ट सर्व हो सके। ये काफ़ी महत्वपूर्ण डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे बहुत बार प्रेशर आता है इंटरनेट शटडाउन क्यों किए जाते हैं, आप देखते रहते हो इंटरनेशनल कम्युनिटी या मीडिया क्रिटिसाइज करती है, लेकिन भारत क्यों किसी की नहीं सुनता? बिकॉज भारत हैज डिजिटल सॉवरेनिटी। वो बेसिकली नेशनल इंटरेस्ट को आधार मानकर अपने डिसीजन लेता है। देश की सिक्योरिटी प्राइवेसी को पहले प्रायोरिटी भारत देता है, रेदर कि वो किसी बात देश की सुने। ठीक है, तो ये आपका डिजिटल सॉवरेनिटी को रिप्रेजेंट करता है, हमने आपको एग्जांपल से समझाया। ठीक है, तो आप देख लो, इट इज द पावर to be in charge of one's own digital destination including the regulation of data, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, है ना, कौन से सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करने हैं, कौन से नहीं करने, ये सब आपका डिजिटल सॉवरेनिटी में कवर हो जाएगा। तो क्या है डिजिटल सॉवरेनिटी का इंपॉर्टेंस? तो टेक्निकल डिपेंडेंसी को, यानी कि टेक्निकल डिपेंडेंसी को एलिमिनेट करता है। जैसे इट आइडेंटिफाइज एंड रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉरेन डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे खुद के आपके डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना ताकि फॉरेन पर डिपेंडेंसी ना हो। कम्पेट अनफेयर कंपटीशन इन डिजिटल मार्केट प्लेसेस, वल्नरेबिलिटी जो भी आपकी हैं रिलेटेड टू अपकमिंग टेक्नोलॉजी लाइक 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस वल्नरेबिलिटी को एड्रेस करना। जैसे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ वल्नरेबिलिटीज हो सकती है, तो उसको डील किया जाए। उसके बाद गारंटी डाटा एक्सेस, यानी कि डिजिटल सॉवरेनिटी में आपका नेशनल पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की ज़रूरत होती है ताकि इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया जा सके। साथ ही साथ कॉमर्शियल इनोवेशन, है ना, कोई प्रोडक्ट इनोवेट करना है तो आराम से उनको वो बैकग्राउंड प्रोवाइड किया जाए, रिसर्च इंस्टीट्यूशन को फ्रीडम हो। ठीक है, एज वेल एज इंटरनल सिक्योरिटी एंड कंट्री यूनिटी को बरकरार रखता है। जैसे बहुत बार आपने भी सुना होगा जो पर्सनल डाटा के इश्यू है कि पर्सनल डाटा का अगर एक्सचेंज होता है दूसरे देश के सर्वर में तो इससे जो भारत के सिटीजन थे उनको खतरा पहुंच सकती है। इसलिए तो आपका डाटा प्रोटेक्शन बिल लाने का प्रयास किया गया था, है ना। तो डिजिटल सॉवरेनिटी होगी तो हम अपने करेक्ट डिसीजन ला सकते हैं टू रेगुलेट आवर पर्सनल डाटा। ठीक है, उसके बाद आपका डिजिटल कॉलोनियलिज्म को प्रिवेंट करता है, बिकॉज बहुत सारे आप देख सकते हो जो टेक्नोलॉजी कॉपरेशन है ना, यूएस से, चाइना से, वो मार्केट को डोमिनेट करते हैं। आप देख लो ना, जो भी आप यूज करते हो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सब किसके हैं? सब आपके एमएनसीज है, कहाँ के हैं? यूएस के। ठीक है, तो जो भी डाटा आप शेयर करते हो इन प्लेटफॉर्म्स का, जाहिर सी बात है उनको एक्सेसिबल है, तभी तो आपके बिहेवियर को समझते हैं और उस बिहेवियर के आधार पर आपको एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सब बात निकल कर आती है, और डाटा तो उनके पास है ही है, भले ही कितना भी क्लेम करे आपका
इंड टू इंड इनक्रप्शन वाला जो चीज़ चलता है ना, वो वाला। साथ ही साथ अगर हम बात करें डिजिटल सॉवरेनिटी ऑब्स्टेकल्स की रुकावटें क्या है, तो एक तो ये है कि आपका ट्रेड बैरियर का इश्यू आ सकता है। उसके बाद ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स काफ़ी ज़्यादा राइज पर हैं, along with आपका लिबरल डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होगा। ठीक है, लिबरल डेमोक्रेसी मतलब क्या, जहाँ पर इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है, तो पहला सजेशन तो ये बोला जा रहा है कि जो कंट्री का रिलायंस है, यानी कि जो आपका डिपेंडेंस है फॉरेन टेक्नोलॉजी पर, डिजिटल सर्विसेज पर, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करो, हैं? जो भी शॉर्टकमिंग से उसको डील करो। जैसे आपका ये जो ज़्यादा डिपेंडेंसी है, बिकॉज सॉवरेनिटी अफेक्ट होगी अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन पर डिपेंड होंगे। तो उसी प्रकार से अगर हम डिजिटल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज के लिए दूसरे देश पर आधारित हैं, आश्रित है, तो हमारी डिजिटल सॉवरेनिटी अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, डाटा हैकिंग हो सकता है, डाटा दूसरे देश के कंट्रोल में जा सकता है। और आज के समय में डाटा इज गोल्ड, है ना, सोना है। तभी तो बहुत सारे देश जो है डाटा माइनिंग के फिराक में रहते हैं। किसी प्रकार से डाटा माइनिंग हो, सिटीजन्स बिहेवियर हम अट्रैक्ट कर सके, जान सके, उस हिसाब से जो भी प्रोडक्ट्स है उसको मार्केटिंग कर सके या फिर सर्विलेंस रख सके, तो काफ़ी बड़ी बात निकल कर आती है। तो जिस प्रकार से हम इंपोर्ट कम करते हैं ना फिजिकल गुड्स का, ताकि हमारी सॉवरेनिटी बनी रहे, उसी प्रकार से अगर डिजिटल सॉवरेनिटी बनने रहना है हमें, तो जो भी हम फॉरेन टेक्नोलॉजी सब यूज करते हैं उस पर रिलायंस कम करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये बात निकल कर आती है। तो इसके दिशा में आप देख लो, इसरो ने अपना जो क्या कहते हैं उसको, जीपीएस सिस्टम लॉन्च किया है, तो सबसे बड़ी सफलता होगी। और ये ध्यान रखना है कि डिजिटल सॉवरेनिटी के क्षेत्र में भारत ने क्या क्या कदम उठाया है। 4-5 इनिशिएटिव्स आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे नाभिक सिस्टम है ना, वो ले लो। साथ ही साथ आपका भारत का अपना सोशल मैसेजिंग ऐप भी लॉन्च किया गया था ना, कू ऐप, आपने सुना होगा, हालांकि उसे यूज तक नहीं किया जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो वो सब भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। और भी 2-3 एग्जाम्पल आप हमें बताओ, मुझे याद तो नहीं आ रही, लेकिन आई थिंक कि बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए थे। उसके बाद ये हमने देखा एम्बिशियस डाटा स्ट्रेटजी लेकर आओ। वैसे सिंपली अगर कहें तो जो आपका डाटा प्रोटेक्शन बिल था ना, BN श्री कृष्णा कमेटी ने जो ड्राफ्ट किया था, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन वो तो अब हट ही गया है। साथ ही साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किया जा सके, ताकि ग्लोबल डाटा गवर्नेंस इंप्रूव हो सके, डिजिटल मार्केट्स बन सके, ओपन हो सके, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर फोकस हो, इंटरनेशनल डाटा फ्लोज एक प्रकार से रूल बेस्ड ऑर्डर के आधार पर हो। एक और कीवर्ड मैं आपको जोड़ देता हूँ, रूल बेस्ड ऑर्डर। इंटरनेशनल रिलेशन में ये कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। ठीक है, ये सब ऐसे सब कीवर्ड है, आपको मुझे लगता है कि कीवर्ड की डिक्शनरी बना लेनी चाहिए। ठीक है, ये बात निकल कर आता है। उसके बाद डाटा लोकलाइजेशन एक्ट। डाटा लोकलाइजेशन है कि वही है, पर्सनल डाटा जो है इंडिया में ही स्टोर हो, उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर सब बनाने की जरूरत भी तो होगी। तो इससे बात निकल कर आता है, कंक्लूजन में वही है कि भाई साहब, नो वन कंट्री और कॉपरेशन इन द फ्री वर्ल्ड कैन क्रेडिबली प्रीच टू अदर्स ऑन द राइट पाथ ऑफ डिजिटल सर्वेशन। डेमोक्रेटिक फोर्सेस को एक दूसरे के क्लोज आना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट कोलैबोरेट करना पड़ेगा टू डेवलप न्यू नॉर्म्स फॉर मैनेजिंग द डिजिटल वर्ल्ड। बिकॉज आजकल जो वर्ल्ड है वो डिजिटल ज़्यादा हो रहा है रेजर देन फिजिकल, यानी कि सब डिजिटली कनेक्टिविटी, डिजिटल सर्विसेज, डिजिटल गेमिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, न जाने क्या क्या, वो सब धीरे धीरे अपना पैर जमा रही हैं। तो ये हमने देखा। अब चलते हैं हम एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ डाटा डिनाइबिलिटी। तो सबसे पहली बात तो हम डाटा डिनाइबिलिटी को जानेंगे। डाटा डिनाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, उसके बाद इसके एडवर्स इम्पैक्ट को समझेंगे। डाटा डिनाइबिलिटी का सिंपल सा मतलब आप भी समझ रहे होगे, या तो डाटा देने से इनकार कर देना, या फिर गलत डाटा, इनएप्रोप्रिएट डाटा, अंडर रिपोर्टेड डाटा प्रोवाइड करना, ये भी डाटा डिनाइबिलिटी का ही पार्ट है। और आज के समय में कोई भी नेशन की बात कर लो, ठीक है, टेक्नोलॉजीज जैसे आपका डाटा मैनेजमेंट, ये सब एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तभी हम एनालाइज कर पाते हैं जो भी ग्राउंड कंडीशंस हैं लोगों की, है ना, पॉवर्टी की, मालन्यूट्रिशन की,
ठीक है, किन के पास घर है या नहीं है, सैनिटेशन कहाँ हुआ है नहीं हुआ है, ये सब हम अब टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके प्रॉपर डाटा अंडरस्टैंड करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप ही सोचो, लेट्स से कि कोई स्कीम हम चलाते हैं और उस स्कीम में हमने जो भी, यूं कह सकते हो कि पैसे का एलोकेशन किया है या फिर बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया है, जाहिर सी बात है डाटा के ही आधार पर है। अब डाटा ही इनएप्रोप्रिएट होगा तो वो स्कीम सही से कैसे इम्प्लीमेंट हो सकेगी, है ना, प्रॉपर बेनिफिशियरीज को वो लाभ कैसे पहुंच पाएगा। जैसे अभी सी द घूस्ट बेनिफिशियरीज लाइक दैट, एंड इसके कारण आपका फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ता है और जो बेनिफिट होनी चाहिए वो भी नहीं हो पाती है, तो ये सब इश्यू निकल कर आती है। तो ये सब कहीं ना कहीं आपका दिक्कत करेगा अगर हमारे पास क्वालिटी डाटा, प्रॉपर डाटा, सफिशिएंट डाटा नहीं होगा तब। तो इसके एडवर्स इम्पैक्ट अगर हम देखें तो आप देख लो, लैक ऑफ सॉलिड डाटा प्रिवेंट्स स्पेशलिस्ट फ्रॉम एंगेजिंग इन मीनिंगफुल डिस्कशन, यानी कि अगर डाटा ही अधूरा है तो प्रॉपर कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते किसी भी इश्यू को लेकर। ठीक है, जैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई साहब दिल्ली में पॉल्यूशन के क्या क्या कारण है, अब पता चला डाटा ही आधा अधूरा होगा, तो क्या हम प्रॉपर कंडीशन आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब जब प्रॉपर इशू आइडेंटिफाई नहीं कर सके तो प्रॉपर सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, तो ये सब बात निकल कर आती है। ठीक है, एंड उसके बाद देखो डाटा सेपरेशन कभी कभी गवर्नमेंट भी करते रहती है, इसके कारण पावर कंसोलिडेशन देखने को मिलता है और साथ ही साथ गवर्नमेंट पावर का मिसयूज देखने को मिलता है, अलॉन्ग विथ मिसलीडिंग पॉलिटिकल नैरेटिव्स भी क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा ये जो आपका डाटा डिनेबिलिटी रोल प्ले करता है ना। बढ़ा चढ़ाकर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की सक्सेस स्टोरीज है वो दिखाना, या फिर आपका इन्फ्लुएंसिंग वोटर्स इलेक्शन डिसीजंस, है ना, जैसे आप मीडिया में भी आप देखोगे तो इस प्रकार से अच्छी अच्छी इश्यूज अगर दिखाई जाती हैं जिससे वोटर आकर्षित हो जाए, वोटर के डिसीजन प्रभावित हो जाए, तो ये सब भी देखने को हमें मिलता है। सोशल मीडिया में ऐसे सब वीडियोज वायरल हो जाएंगे, ये सब बात निकल कर आती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट अवॉइडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग विद पॉलिसी एंड गवर्नेंस, ये भी इम्पैक्ट होती है अगर हम सही डाटा नहीं रखते हैं, बिकॉज फॉल्स डाटा पॉलिसी एंड गवर्नेंस को वीक बना देती है, इन कोऑर्डिनेटेबल बना देती है। उसके बाद सिटीजन का फ्रीडम ऑफ स्पीच तो प्रभावित होता ही है, बिकॉज लेट से कि आरटीआई में हमने कोई नॉलेज लेना चाहा, फाइल करना चाहा, डाटा सफिशिएंट नहीं है, फिर गलत है, तो क्या होगा, हमारा गलत परसेप्शन बन जाएगा, है कि नहीं है, तो सब बात निकल कर आती है। तो डाटा एक्सट्रैक्शन फ्रॉम रेसिडेंट्स विदाउट इनफ डाटा फ्रॉम द स्टेट रिजल्ट्स इन पावर एसिमेट्री, तो पावर एसिमेट्री भी देखने को मिल सकती है बिटवीन द स्टेट एंड सिटीजन, और इससे सिटीजन ही वल्नरेबल होंगे। तो वही बात है, एज ए रिजल्ट जो डाटा ड्रिवन गवर्नेंस है, यानी कि जो आजकल का गवर्नेंस सिस्टम है वो डाटा पर आधारित है, डाटा हम कैप्चर करते हैं और उस आधार पर हम एक्शन लेते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, सजेशन देते हैं, एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, जो भी है। तो प्रॉपर डाटा ड्रिवन गवर्नेंस जरूरी है टू इंश्योर ग्राउंड लेवल गवर्नमेंट एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाइटल ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग द इंडिविजुअल फ्रीडम राइट्स, एंड साथ ही साथ ये जो आपका आरटीआई एक्ट आया था, ठीक है, उसमें भी एक प्रॉपर डाटा गवर्नेंस सिस्टम दिया गया है ताकि डाटा फॉल्सिबिलिटी से बचा जाए, डाटा डिनेबिलिटी से बचा जाए, डाटा डेफिसिट से बचा जाए, बिकॉज इसके काफ़ी गंभीर इम्पैक्ट हो सकते हैं। अब जैसे आप ही देख लो ना, जीडीपी जीएनपी सब निकाले जाते हैं, अब डाटा का बेस ही वीक हो, पैरामीटर ही वीक हो, तो फिर हम एस्टिमेट नहीं कर सकेंगे इकोनॉमी की सही तरीके से। अब एस्टिमेट ही नहीं कर सकेंगे तो हम पॉलिसी नहीं ले सकते, सही डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, ये सब बातें, तो हमने यहाँ तक ये सारे टॉपिक आपको ख़त्म करवा दिए हैं, होप यू अंडरस्टूड। तो एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको ये टॉपिक ख़त्म करवाया है, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, व्हाट वी हैव डिस्कस, डेथ बाय डिजिटल एक्सक्लूजन, कि डिजिटल एक्सक्लूजन के कारण जो डेथ होता है उसका केस स्टडी हमने देखा, किस प्रकार से लोगों के राइट्स वायलेट होते हैं, किस प्रकार से वल्नरेबल सिटीजन्स की मृत्यु हो जाती है बिकॉज ऑफ नॉन एक्सेसिबिलिटी ऑफ द स्कीम्स, अलॉन्ग विथ प्रॉब्लम विदाउट इंटरनेट का केस स्टडी हमने देखा था, स्टेप्स क्या लिए गए हैं, कंक्लूजन हमने देखा, इंटरनेट शटडाउन के इवेंट्स हमने देखे। हालांकि इंटरनेट शटडाउन के प्रीलिम्स के लिए कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को आपको देखना पड़ेगा, वैसे विजन आईएएस के मैगजीन में पढ़ोगे वो कवर हो जाएगा, ये बात है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन, ये आप देख लेना कि क्या इम्पैक्ट होता है, वैसे क्वेश्चन बनते नहीं हैं इस पर, ठीक है।
आप भी लिख दोगे इतना आसान क्वेश्चन, इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन, क्या किया जाना चाहिए। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का आप एनालिसिस जान लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। चैलेंजेस एसोसिएटेड विद डिजिटल इंडिया मिशन, ठीक है। रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड, डिजिटल सॉवरेनिटी, ये अच्छा टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है, इस पर भी आप रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद डिजिटल गवर्नमेंट ने क्या क्या कुछ कदम उठाया टू इंश्योर डिजिटल सॉवरेनिटी, डिजिटल इंडिपेंडेंसी, वो आप हमें बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका वे फॉरवर्ड हमने देखा, एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ डाटा डिनेबिलिटी। अब हम मूव करेंगे सिटीजन चार्टर अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सिटीजन चार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये कीवर्ड अपने आप में ये काफ़ी भारी भरकम है। इस कीवर्ड को 4-5 जगह यूज कर दोगे कंक्लूजन में, तब तो आपका आंसर और ज़्यादा रिच हो जाएगा, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टूड, बस आपको चीज़ें समझ आ रही हो, मेरा यही एक प्रकार से कोशिश रहेगी। चीज़ें समझ आ रही है तो आप जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम भी आपके लिए और अच्छे से वीडियो बनाकर लाते रहे, आपकी मदद करते रहे, ठीक है। सिटीजन चार्टर को हम एक ही लेक्चर सीरीज में ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद तो आसान चीज़ें हैं, आप यूं ही ख़त्म कर दोगे, ठीक है। आई बिलीव इन योर सेल्फ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।